किसी शहर में साहिल, सुमित और प्रियंका नाम के 3 दोस्त रहते थे। वे तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। साहिल प्रियंका से बहुत प्यार करता था, पर उसकी कभी हिम्मत न हुई कि वो प्रियंका से अपने दिल की बात कहे। यार लास्ट टाइम में मेरे एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए थे। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मेरी मम्मी मुझे मार डाले। तुम परेशान मत हो, इस बार तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। प्रियंका साहिल की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। बाय। अबे ओए मजनू, कभी जाकर दिल की बात बोलेगा भी या बस देखते ही मुस्कुराता रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तुझसे बोलकर चला जाए और तू देखता ही रह जाए। एक शाम साहिल और सुमित पार्क में टहल रहे होते, तभी साहिल की नज़र पार्क में गिरी हुई किताब पर पड़ती है। साहिल उस किताब को उठाता है। काली किताब का काला जादू। ये कैसी किताब है? काली किताब का काला जादू? तो नाम से ही नेगेटिविटी आ रही है। अब फेंको भी इसे, प्राप्त होने वाली है। चलो घर चलते हैं। सुमित भाई, ये किताब तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। रात हो जाती है और साहिल किताब को पढ़ने के लिए बैठता है। साहिल को उस किताब को पढ़कर कई काली शक्तियों के बारे में पता चलता है। एक दिन साहिल अकेले पार्क में टहल रहा होता है कि तभी पार्क में उसे सुमित दिखाई देता। वो किसी लड़की से बात कर रहा होता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रियंका होती है। ये दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ देर बात करने के बाद सुमित प्रियंका को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर साहिल को सुमित पर बहुत गुस्सा आता है। साहिल अपने घर वापस जाता है। सुमित मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है जब उसे पता है कि मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ? तभी सुमित का फोन आता है। और भाई कैसा है? अच्छा सुन, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज रात को 8 बजे मेरे घर पर आ जाना। तुझे किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलवाना है। सुमित फोन रख देता है। साहिल को सुमित पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में काली किताब को उठाता है। साहिल जमीन पर बैठा है और जमीन पर कुछ रेखाएं बनाता है और किताब को पढ़कर कुछ मंत्र बोलता। उन रेखाओं में से एक काली परछाई निकलती है। साहिल गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि वो उस काली परछाई को सुमित से बदला लेने के लिए भेजता है। कुछ देर बाद साहिल सुमित के बताए टाइम पर उसके घर पर पहुंचता है। वो देखता है कि सुमित की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है और प्रियंका उसके पास बैठकर रो रही है। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? और तुम सुमित के घर क्या कर रही हो? आज सुबह साहिल मुझे मिला था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम मुझे प्यार करते हो। सुमित ने हम दोनों को मिलाने के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, पर तुम्हारे आने के पहले एक काली भयानक परछाई आई और उसने साहिल पर हमला कर दिया। ये सब सुनकर साहिल चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त के साथ क्या कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या प्रियंका को साहिल की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या साहिल फिर से उस किताब को इस्तेमाल करेगा? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये कहानी है मीना की। मीना अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन टीना के साथ रहती थी। मीना की माँ भले ही सौतेली थी, लेकिन वो कभी भी टीना और मीना में भेदभाव नहीं करती थी। वो दोनों को ही बेहद प्यार करती थी। मगर टीना के मन में मीना के लिए हमेशा से ही जलन की भावना थी। वो मीना को कभी भी खुश देखना नहीं चाहती थी। मीना को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, लेकिन मीना टीना के इस व्यवहार का कभी भी बुरा नहीं मानती थी। टीना को छोटा समझकर मीना उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करती थी। और ऐसे ही वक्त बीतता है। मीना की शादी उसके बचपन के दोस्त बबलू से हो जाती है। बबलू एक समझदार व अच्छा लड़का था।
मीना और बबलू आपस में बेहद प्यार से रहते थे। मीना बबलू के लिए रोज नए नए पकवान बनाती थी और बबलू रोज मीना को बाहर घुमाने के लिए ले जाता था। वे दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन टीना को मीना की खुशहाल जिंदगी कुछ रास नहीं आ रही थी। बबलू टीना के भी बचपन का दोस्त था और मन ही मन टीना बबलू को पसंद करती थी। बबलू की शादी मीना से हो जाने की वजह से वो मीना से अब पहले से भी ज्यादा चिढ़ने लगी थी। वो मीना और बबलू दोनों से बदला लेने की ठान चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद टीना मीना के घर कुछ समय के लिए मेहमान बनकर जाती है और वो उनके साथ बहुत अच्छे से रहती है। मीना को लगता है टीना अब सुधर चुकी है और वो भी खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है, लेकिन टीना बहुत चालाक थी। उसको तो मीना से बदला लेना था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टीना बबलू के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने की आड़ में वो बबलू के खाने में कुछ श्रापित वशीबूटी डाल देती थी और कुछ समय के बाद बबलू की तबीयत अचानक से ही खराब होने लगती है और दिन पर दिन उसकी हालत गंभीर होती जाती है, जिस वजह से मीना बेहद परेशान होने लगती है। वो बबलू का इलाज बहुत से वैद्य से कराती है, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है। मीना बेचारी अपनी हिम्मत हार ही चुकी होती है। वो बहुत रोने लगती है। एक दिन उसके घर पर एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए आते हैं और मीना बाबा का अच्छे से आदर सत्कार करती है, जिससे बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मीना का उदास चेहरा देखकर बाबा उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। मीना उन्हें अपने पति के बारे में सब कुछ बताती है और बबलू को देखकर बाबा समझ जाते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बबलू पर किसी ने जादुई टोटका किया है। और तभी बाबा मीना से बोलते हैं, तेरे पति को कोई बीमारी नहीं है, इस पर तो किसी ने तंत्र मंत्र की माया रची है। मीना बाबा की बात सुनकर हैरान होती है और बोलती है, कैसी माया? मैंने तो कभी इस माया के बारे में नहीं सुना। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? तेरे पति को किसी ने श्रापित वशीबूटी खिला दी है और अब उस वशीबूटी की वजह से तेरा पति मायावी शक्तियों की चपेट में आ गया है। इसका इलाज कोई वैद्य नहीं कर पाएगा। तू अभी इसकी कितनी भी दवा दारू करा ले, ये ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए बाबा। मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ तो रास्ता होगा, कोई ना कोई तोड़ तो होगा इस वशीबूटी का। वशीबूटी की माया का तो कोई तोड़ नहीं है मीना, अब तो सब कुछ करवा माता के ही हाथ में है। लेकिन तू कहती है तो तू एक काम कर, तू अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रख। लेकिन ध्यान रहे, इस व्रत को बीच में नहीं तोड़ना। करवा चौथ के व्रत की बड़ी महानता है। तेरे पति को इस शापित वशीबूटी के माया जाल में जिसने भी फंसाया है, माता उसको दंडित करेंगी। मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। टीना बाबा और मीना की सारी बातें सुन लेती है और टीना मीना को इस व्रत को रखने के लिए मना करती है, लेकिन मीना टीना की एक बात नहीं सुनती और वो करवा चौथ का व्रत रख लेती है। शाम होने को आती है और मीना चांद के निकलने का इंतजार करती है। उधर वो टीना मीना के व्रत को तोड़वाने की बहुत सी कोशिशें करती है। वो छत पर जाकर एक सुनहरी प्लेट को लेकर चांद की तरह चमकाती है। रोशनी को देखकर मीना बाहर निकलती है और वो उस रोशनी को चांद समझकर व्रत को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है कि उधर टीना का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और टीना के हाथ से वो चमकीली प्लेट भी नीचे गिर जाती है। मीना ये देखकर बहुत हैरान होती है और मीना टीना पर बहुत गुस्सा होती है और उससे बोलती है कि टीना, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गई हूँ। मैं आज तक तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करती आई हूँ, लेकिन तुमने आज तो हद ही कर दी है। तुमने मेरे पति के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी लालसा ने तुम्हें कितना नीचे गिरा दिया है। तुम्हें मैं इस बार माफ नहीं करूंगी।
तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मीना की बात सुनकर टीना वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद तभी आसमान में चांद चमकता हुआ जगमगाता है और मीना चांद को देखते हुए अपना व्रत पूरा करती है। कुछ दिनों के बाद बबलू की हालत बेहतर होती है और वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। करवा माता की कृपा से उसका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद में बीतता है और उधर टीना का बुरा समय शुरू हो जाता है। उसके किए कर्मों का फल उसे मिलता है। जो माया जाल उसने बबलू के लिए फैलाया था, अब वो खुद उस माया जाल में फंस जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये कहानी है वीरपुर नाम के गांव की, जिसमें श्याम और सुंदर नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में बचपन की गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे। उन दोनों की दोस्ती को देखकर गांव वाले बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार एक कार एक्सीडेंट में सुंदर के माता पिता का देहांत हो जाता है। माता पिता के जाने से सुंदर काफी अकेला हो गया था। अब सुंदर गांव में ही अपनी दादी के साथ रहने लगा था, लेकिन माता पिता के जाने से सुंदर उदास रहने लगा था। एक दिन, बेटा सुंदर, मैं काफी समय से देख रही हूँ तू बहुत उदास रहता है। अपने दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जाता। तेरे कॉलेज पे फोन आया था कि तू ठीक से पढ़ाई भी नहीं करता है। दादी मैं क्या करूं? मुझे माँ बाबा की बहुत याद आती है। मेरा किसी भी काम करने में मन नहीं लगता, ना ही पढ़ाई करने का और ना ही कहीं बाहर जाने का। सुंदर की ये बात सुनकर दादी कुछ सोचती है और फिर कुछ दिनों के बाद, बेटा सुंदर, मैंने तेरा एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया है। अब से तू वहीं पर पढ़ाई करना। कुछ समय के लिए गांव से दूर रहेगा तो शहर में नए लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा। इसी बहाने तेरा मन भी लग जाएगा और पढ़ाई भी ध्यान से करेगा। सुंदर को दादी की ये बात सही लगती है और कुछ दिनों के बाद सुंदर गांव से शहर चला जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और सुंदर अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आता है। सुंदर देखता है कि दिन के समय में भी गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। अरे ये दिन के समय भी गांव इतना सुनसान क्यों है? पहले की तरह तो यहाँ कुछ भी नहीं है। सुंदर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की इतनी आकर्षक थी कि सुंदर अपनी नजर उस लड़की से हटा ही नहीं पा रहा था। मानो जैसे कोई जादू सा छा गया हो। वो लगातार उस लड़की को निहारे जा रहा था। उस लड़की की निगाहें भी सुंदर पर पड़ती हैं और वो भी उसे देखने लगती है। तभी सुंदर के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। सुंदर जैसे ही पीछे मुड़ता है और देखता है, उसके सामने उसका दोस्त श्याम खड़ा था। अरे भाई, शहर से कब आया और आने से पहले बताया नहीं? मैं लेने आ जाता तुझे। अरे मुझे दादी माँ को सरप्राइज देना था, इसलिए अचानक बिना बताए आ गया। सुंदर श्याम की बात का जवाब देकर फिर से पीछे की ओर मुड़कर देखता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं दिखती। सुंदर की नजरें उस लड़की को लगातार ढूंढे जा रही थी। क्या हुआ भाई, किसे देख रहा है? कोई साथ आया क्या? नहीं भाई, अभी कुछ देर पहले वहाँ एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी थी काले कपड़ों में। तूने नहीं देखा? अभी यही तो थी। ये सुनकर श्याम बहुत डर जाता है और घबराते हुए सुंदर से बोलता है, जल्दी से चल यहाँ से, तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं आ गया यहाँ पे और तू बच गया। श्याम जल्दी से सुंदर को लेकर वहाँ से चला जाता है और सुंदर के घर पर पहुँचते ही दादी सुंदर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इससे पहले दादी सुंदर से कुछ बोलती, श्याम बोल पड़ता है, आज तो बाल बाल बच गए दादी। उसकी नज़र सुंदर पे पड़ी गई थी। वो तो भला हुआ कि मैं वहाँ पहुँच गया और उसे घर ले आया। इतना सुनते ही दादी भी बहुत डर जाती है, पर सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है?
कोई मुझे बताएगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। दादी सुंदर की बात को और उस समस्या को टाल देती है। बेटा तू थक गया होगा, जा जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती। सुंदर उस समय तो कुछ नहीं कहता और वो अपने कमरे में चला जाता है। दादी बताओ ना, आज सुबह जो कुछ भी हुआ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बेटा तुझे इस तरह यहाँ मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। वो क्यों दादी? और वो लड़की कौन थी जिससे आप लोग इतने डरे हुए थे? ये बात उस समय की है जब तू शहर से चला गया था। कुछ दिनों के बाद गांव में शहर से एक लड़की आई थी घूमने के लिए। उसका नाम था मोहिनी। फिर अचानक न जाने वो गांव वालों को दिखना बंद हो गई। गांव वालों को लगा कि वो शहर वापस चली गई। पर कुछ दिनों के बाद एक शहरी बाबू और पुलिस वाले उस लड़की की तलाश में गांव में आए थे। तभी पता चला कि वो लड़की गायब हो चुकी है। लेकिन समय बीता, धीरे धीरे गांव में सभी जवान लड़के गायब होने लगे। गायब हुए लड़के कभी जिंदा नहीं मिलते। उसके बाद कई लोगों ने उस लड़की की आत्मा को देखा। जिसने देखा वो मारा गया। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से फंसाती है। वो बहुत ही खतरनाक डायन बन चुकी है। गांव में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब उसी की वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर श्याम अपने बोट सुंदर को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। अंधेरा होने लगा है, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना होगा। श्याम ये सोचते हुए चल ही रहा था कि उसकी नजर एक काले साए पर पड़ती है। अंधेरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस काली परछाई सी नजर आ रही थी। हाय राम, ये कौन है? कहीं ये मोहिनी तो नहीं? वो शिकार तेरे हाथ की चला ही गया था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, उसे आज यही को बल में मार ही दूंगी। पर तुझे कौन बचाएगा मुझसे? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नए और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नए और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।